नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज प्रस्तुत है शिवानी जी द्वारा रचित एक उपन्यास सुरंगमा का अगला भाग। यदि आपने इसका भाग 1 नहीं सुना है तो कृपया सुन ले। तो आइए आगे की कहानी शुरू करते हैं। दिन डूबे किसी बड़े स्टेशन पर गाड़ी रुकी और चोरों की भांति इधर उधर देखते लक्ष्मी नीचे उतर आई। पहली बार उसे अपनी असहाय व्यवस्था का आभास हुआ और उसके दोनों पैर बुरी तरह कांपने लगे थे। इधर उधर से आई अनेक पटरियों के संगम पर वह हताश खड़ी थी कि दूर किसी इंजन की सर्च लाइट चमकी। वह आंखें बंद कर पटरी पर खड़ी हो गई। किसी ने उसे हाथ पकड़कर दूर पटक दिया। दूर गिरते ही जिन पटरियों पर वह खड़ी थी वहीं पर से धड़धड़ाती एक लंबी रेलगाड़ी उसे लगभग मूर्छित कर गई। कौन हो तुम? कटना ही था तो बीच यार्ड में कटने क्यों आई? 1 सेकंड की भी देर होती तो चटनी बन जाती। नीली वर्दी में उसका गोरा चेहरा और भी ललचौहा लग रहा था और उसकी फिरोज वर्णी आंखें निश्चय ही किसी विदेशी की थीं। चोट लग गई क्या? उठ नहीं पा रही हो? आई एम सॉरी, पर तुम्हें ऐसे नहीं पटकता तो ओ माय गॉड। वह फिर जैसे भयावह संभावना का स्मरण करते ही सहम उठा। उठ पाओगी? स्वीकृति में गर्दन हिलाती कांपती लक्ष्मी उठ गई थी। कहाँ जाओगी? यह रायबरेली है। मैं तो यहाँ किसी को भी नहीं जानती। इतनी रात को कहाँ जाऊंगी? आप यदि कृपा कर आज आश्रय दे दें। उसका स्पष्ट उच्चारण सुनते ही उस अनजान व्यक्ति के चेहरे से क्रोध की रेखाएं स्वयं हट गईं। अजीब लड़की हो, यू आर सो यंग, और यह भी नहीं जानती कि कहाँ जाओगी। अच्छा चलो मेरे साथ, इधर से ही चलो, पिछवाड़े से ही निकलना होगा। इधर से जाने पर सब मुझे पहचान लेंगे। फिर तुम्हारे पास टिकट भी तो नहीं होगा, क्यों? कुछ भी उत्तर न देकर लक्ष्मी ने सिर झुकाया और हाथों से ही लपेटा गया विराट जूड़ा उसकी पीठ पर बिखर गया। उस घन कृष्ण केश राशि को विदेशी की चकित आंखें देखती ही रह गईं। कितने लंबे बाल थे लड़की के। पिछवाड़े से ही लाइनें फंदाता उसका वह जीवन दाता उसे अनेक कांटेदार तारों को लंघाता एक छोटे से लाल खपरैल वाले बंगले में पहुंचा। स्वच्छ बंगले की जाफरी जंगली जलेबी के घन लता गुल्मों से घिरी हुई थी। बड़े बड़े रंगीन पीपों में चंद्रमल्लिका के गुच्छे लटक रहे थे। जेब से चाबी निकालकर उसने ताला खोला और एक क्षण को लक्ष्मी की उपस्थिति भूल अन्यमनस्क सा स्वयं भीतर चला गया। फिर अचानक मुड़कर हंसा। कैसा मूर्ख हूं मैं, भूल ही गया था कि तुम बाहर खड़ी हो। आओ आओ, आई विल मेक यू हॉट कप ऑफ टी। लक्ष्मी सहमती सी भीतर आई। बत्ती जलते ही कमरे की अव्यवस्था स्पष्ट हो उठी। एक केन की कुर्सी पर 2-3 अखबार पड़े थे, दूसरी पर नाइट सूट और ड्रेसिंग गाउन लटके थे। मेज पर चाय का प्याला जूठा पड़ा था। उसी की तश्तरी में सिगरेटों का अवशेष स्तूपाकार होकर नीचे बिखर गया था। शायद उसके अजनबी मेहमान ने अतिथि की दृष्टि का आतंक भांप लिया। वह हंसकर कहने लगा, आई एम सॉरी, मेरा कमरा हमेशा इतना ही गंदा रहता है। आई कांट हेल्प इट। आई एम अ बैचलर। हफ्ते में एक बार मेरी बहन वेरोनिका लखनऊ से आकर सब ठीक ठाक कर जाती है, पर उसके आने तक घर की फिर वही हालत हो जाती है। मेरी ड्यूटी कभी रात की रहती है, कभी दिन की। सफाई करूं भी तो कैसे? मैं चाय ले आऊं। वह चला गया तो भयभीता लक्ष्मी को वास्तविकता का दुर्धर्ष काठिन्य सहसा चैतन्य बना गया। पता नहीं कैसा व्यक्ति था वह, पर रात भर के लिए इस कुंवारे मेजबान का आतिथ्य स्वीकारने के अतिरिक्त उसके पास और चारा ही क्या था? कहीं ऐसा तो नहीं था कि विधाता उसे इसी अंधी खाई में गिराने उस खंदक से निकाल लाया था? थोड़ी ही देर में वह एक प्याला चाय लेकर चला आया। उजाले में पहली बार लक्ष्मी ने उसका हंसमुख चेहरा ठीक से देखा। तुम चाय पी लो, मैं तब तक खाने की व्यवस्था करता हूँ। लक्ष्मी चाहने पर भी यह नहीं कह सकी कि उसे बिल्कुल भूख नहीं है। वह उसके खाने की चिंता न करे, पर वह तो उसे एक टक देखती प्याला थामना भी भूल गई थी। उस शांत चेहरे पर शिशु की सी सरल मुस्कान थी। आंखों के नीचे सामान्य सी क्लांति की झाई थी, किंतु चिकने चेहरे पर कहीं भी चिंता की एक झुर्री नहीं थी। आंखों के तूतिया रंग की गहराई चेहरे को और भी आकर्षक बना गई थी। लक्ष्मी को एक प्याला थमा, वह स्वयं दूसरा प्याला थाम उसी के सामने धरी कुर्सी पर बैठ गया। नाउ टेल मी,
उसने अपनी उसी स्निग्ध हंसी से संवार कर पूछे गए प्रश्न से लक्ष्मी को चौंका दिया। क्यों ऐसा करने गई थी? जानती हो, आज केवल ईश्वर की महान अनुकंपा ने ही तुम्हें जीवन दान दिया है। लक्ष्मी ने सिर झुका लिया। उस अपरिचित दयालु मेजबान के स्वर ने उसके आहत चित्त को और भी विचलित कर दिया। उसके हाथ का प्याला कांप गया, होठ हिले, फिर डबडबाई आंखों के गहवर ने कंठ अवरुद्ध कर दिया। लेट इट बी, टेक इट इजी। जाने दो, धैर्य से काम लो। जब तुम ठीक हो जाओगी तब बातें करेंगे। तुम चाय पी लो, तब तक मैं ही अपना परिचय दे दूं। क्यों? वह फिर हंसा। मेरा नाम रॉबर्ट है, रॉबर्ट म्यूरी। पिता अंग्रेज थे, माँ आयरिश। मेल में गार्ड हूँ। इसी से तुम जहां भी जाना चाहोगी वहां तुम्हें पहुंचाने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और तुम्हारा नाम क्या है? उसकी निष्कपट हंसी लक्ष्मी को हाथ पकड़कर किसी अबोध शिशु की भांति जैसे पृथ्वी पर पहले डगमगाते चरण धरना सिखा रही थी। लक्ष्मी, चाय के प्याले में ही दृष्टि गड़ाकर उसने कहा, ओह लक्ष्मी, द गॉडेस। उसने फिर अपनी परिहास सिक्त हंसी से गंभीर साहसी लक्ष्मी को हंसाने की चेष्टा की। लक्ष्मी का चेहरा लाल हो गया, शायद उसके अस्तित्व बोध को देख। फिर वह स्वयं खिसियाकर उठ गया। तुम हाथ मुंह धोना चाहोगी? उसने फिर बड़ी चतुरता से असमय के परिहास का विषय परिवर्तन कर दिया। आओ तुम्हें गुसलखाना दिखा दूं। स्वच्छ गुसलखाने की करीने से धरी वस्तुओं में कहीं पर भी कमरे की सी अव्यवस्था नहीं थी। बेसिन के ऊपर लगे दर्पण में लक्ष्मी ने अपना चेहरा देखा तो उसे अपना ही चेहरा अनजाना लगा। कोटरग्रस्त आंखें, पपड़ी पड़े अधर और रक्त शून्य चेहरा। हाथ मुंह धोने पर भी वह बड़ी देर तक अन्यमनस्क सी खड़ी होकर रह गई थी। बाहर का अनिश्चित परिवेश उसे बार बार भीतर धकेल रहा था। जी में आ रहा था वह रात भर गुसलखाने में ही बंद रहे। फिर उसने दोनों हाथ ललाट पर टेक पितृगृह में प्रतिष्ठित दुर्गा का स्मरण किया। माँ, मेरी रक्षा करना। खुले बालों पर बड़ी देर तक शावर की बौछार पड़ने पर भी कनपटी की टपकन दूर नहीं हुई थी। दोनों हाथों से धड़कते स्नायु जाल को जोर से दाब वह बाहर निकल आई। आओ आओ, मेरा खाना तो रोज ऐसा ही रहता है। तुम्हें मीट मछली से परहेज तो नहीं है ना? नहीं। सिर हिलाकर लक्ष्मी उसके पीछे पीछे चली गई थी। मेज पर उसने बड़े यत्न से ही 2 प्लेटें, कांटे, छुरी, चम्मच सजा कर रखे थे। एक प्लेट में कटी डबल रोटी थी, दूसरी में सलाद था और एक प्लेट में तली मछली के टुकड़े और भुनी कलेजी थी। खाना देखकर लक्ष्मी की भूख जग गई। 2 दिन से उसके पेट में अन्न का दाना भी नहीं गया था। पति के उन्मत्त क्रोध से कुढ़ कर वह पिछले 2 दिनों से नित्य भूखी ही सो जाती थी। फिर भूखी रहती या प्यासी, वहां पूछने वाला ही कौन था। खाओ खाओ लक्ष्मी, घबरा क्यों रही हो? कल ही मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा आऊंगा। खाकर आराम से वेरोनिका के कमरे में सो जाना। उसका बिस्तर हमेशा तैयार रहता है। मोमबत्ती और दिया सलाई भी सिरहाने रखाया हूं। वह स्वयं डबल रोटी के टुकड़ों के बीच मछली दबाकर ऐसे मनोयोग से खाने लगा जैसे मेज पर वह अकेला ही हो। गहरी भूख लगने पर भी लक्ष्मी गले के नीचे गस्सा नहीं उतार पा रही थी। जिस मछली के लिए कितने दिनों से उसके प्राण ललक रहे थे, उसे वह आज सामने देखकर भी उठाकर नहीं खा पा रही थी। एक आध टुकड़ा डबल रोटी किसी तरह पानी की घूंट के साथ निगल उसने नैपकिन से मुंह पोंछ लिया। बस हो गया खाना? तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। लक्ष्मी, यह तो ठीक नहीं है, बट आई कैन क्वाइट अंडरस्टैंड। गोद में धरे नैपकिन से मुंह पोंछ वह उठ गया। आओ तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं। कमरे के द्वार तक उसे पहुंचाकर फिर वह तटस्थ शालीनता से द्वार खोलकर ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी साहब का बैरा हो। सुनो लक्ष्मी, फिर वह बड़े गंभीर स्वर में कहने लगा, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कभी कभी ऐसा अवसर आता है जब मौत के अलावा उसे और कोई रास्ता नहीं सूझता। किंतु हम मनुष्यों का यह दुर्भाग्य है कि बुलाने से मौत कभी नहीं आती। सुबह उठोगी तो निश्चय ही नया प्रभात तुम्हें जीवन के प्रति आशावान बना देगा। जीवन उतना बुरा नहीं है लक्ष्मी। अच्छा सो जाओ, गुड नाइट। वह चला गया और उसके बूटों की कठोर पगध्वनि सीमांत की किसी रहस्यमय दिशा में खो गई। हड़बड़ाकर लक्ष्मी ने चिटखनी चढ़ा दी और कमरे के द्वार से ही लगी आराम कुर्सी पर कटे पेड़ सी वह ढह गई।
बड़ी देर तक वह किसी सम्मोहित माध्यम सी उसी कुर्सी पर पड़ी रही। फिर धीरे धीरे अचानक आ गए किसी उजाले का फोकस कमरे की सज्जा पर फैलता चला गया। कमरे की स्वामिनी निश्चय ही सुघड़ सलीके वाली थी। लापरवाह भाई की अटपटी गृहस्थी में उसका वह कमरा किसी उधड़े स्वेटर पर लगे नए ऊन के पैबंद सा ही अलग चमक रहा था। कमरे के बीचों बीच एक गोल मेज पर क्रोशिये का मेजपोश बिछा था। उसमें उसी के लगाए हफ्ते भर के बासी फूल सूखने पर भी लगाने वाले की सुरुचि का परिचय दे रहे थे। दीवार पर क्वीन विक्टोरिया का एक बड़ा सा तैलचित्र टंगा था। मेंटल पीस पर बड़ी सी घड़ी शायद किसी नीलाम से खरीदी गई थी, या फिर अतीत की पीढ़ियों के स्मृति चिन्ह के रूप में ही उसे पोंछ पोंछ कर सहेज दिया गया था। घड़ी की दोनों जीर्ण सुइयां 12 के धूमिल अक्षरों पर उसी तरह अचल मुद्रा में खड़ी थीं, जिसमें उन्होंने शायद युगों पूर्व 12 बजाए थे। उसी के नीचे किसी के विवाह का एक चित्र टंगा था, जिससे रॉबर्ट के मुस्कुराते तारुण्य को पहचानने में लक्ष्मी को विलंब नहीं हुआ। उसके पास ही एक आकर्षक मुस्कुराती युवती भी खड़ी थी। तब क्या यही वेरोनिका थी? सिर पर फूलों के ताज सजाए ब्राइड्समेड बनी 3-4 बालिकाएं खड़ी थीं। न जाने क्यों उस कमरे की सज्जा देखकर लक्ष्मी को पितृगृह की स्मृति विचलित कर गई। ऐसा ही कमरा तो मदाम क्रिस्टीन का भी था। उनके विवाह चित्र के एक एक सदस्य का नाम, वेशभूषा, यहाँ तक कि उल्लसित स्मित तक उसे आज तक कंठस्थ था। बटन होल में पैंजी लगाए मदाम के लंबे चौड़े पति, उनकी 3 मुस्कुराती बहनें लिजबेल, डोरोथी और डोन, ऐसे ही पुष्प किरीट संभाले ब्राइड्समेड बनी खड़ी थीं, और अपनी विराट छातियों पर मोतियों की तिहरी लड़की माला पहन नववधू से भी अधिक मां लग रही मदाम विवाह के उस चित्र में भी क्रूर अधरों को गांभीर्य से भींचे खड़ी थीं। पिता के यहाँ गवर्नेस के रूप में आने से पहले मदाम नैनीताल के रमाजी अस्पताल में स्टाफ नर्स थीं। मां के जीवन काल में ही गृह भंडार की चाबी का गुच्छा बड़े स्वाभाविकता से मदाम के बटुए में चला गया था। दुर्गा पूजा में किसके लिए कैसे कपड़े बनेंगे, नौकरों की वर्दी किस दर्जी से सिलवाई जाएगी, सईसों की पगड़ी किस दुकान से खरीदी जाएगी, घोड़ों को कितना दाना दिया जाएगा, दुर्गा पूजा में मूर्तिकार अक्षय पाल को कितना बयाना दिया जाएगा, सब कुछ निर्णय मदाम ही लेती थी। बड़ा दिन आता तो पापा स्वयं मदाम के साथ जा आर्मी एंड नेवी स्टोर या व्हाइट वेल लुडलो के यहाँ उपहारों की सूची थमा आते। फिर जो उत्सव उसके पितृगृह में बड़े दिन की आगमनी पर होता, वह शायद नवरात्रियों में भी नहीं होता था। रुग्ण माँ की देखभाल मदाम ही करती थी। असल में उन्हीं की परिचर्या के लिए मदाम को बहुत मोटी तनख्वाह का प्रलोभन देकर पापा ने नैनीताल से बुलाया था। फिर धीरे धीरे उनकी पदोन्नति गवर्नेस के पद पर हो गई। माँ की कंकाल प्राय देह की स्मृति ही लक्ष्मी के अंतर में बार बार उभरती थी। स्वस्थ रूप से उसने माँ को देखा ही कब था? जब से उसने होश संभाला माँ को बिस्तर पर ही देखा। कभी कलकत्ते से डॉक्टर आ रहे हैं, कभी काशी के कोई प्रसिद्ध कविराज। सैकड़ों कंडों की आंच में लोहे की विराट कढ़ाई में गौमूत्र का शोधा गया आसव पकता, और कहीं मदाम कबूतरों को निचोड़ निचोड़ ऐसे ताजा रक्त निकालती जैसे कबूतर न होकर संतरे हों। फिर एक दिन उसे सुबह ही सजा धजा कर माँ के कमरे में भेज दिया गया था। ले गई गृह की पुरानी दासी माया। वह माँ के मायके की दासी थी। उसके साथ मदाम होती तो शायद माँ कुछ नहीं कहती, पर माया थी, शायद इसी से उसके हृदय का गहवर अंतिम बार पुत्री के सम्मुख मुखर होकर फूट गया था। अमा के विष दिच्छे डाका तरा खुकू, अमा के विष दिच्छे। मुन्नी, ये डाकू मुझे जहर दे रहे हैं, जहर। माया की सूजी आंखें और लाल नाक देखकर भी वह अबोध मूर्खा कुछ नहीं समझी थी। दिन भर मामा के यहाँ बिताकर वह रात को लौटी तो भागकर माया उसे छाती से चिपटाकर जोर जोर से रोने लगी थी। कभी कभी माँ उसे देखकर भी चुपचाप आंखें बंद किए पड़ी रहती तो माया कहती, दीदी खुकू ऐसे छे, दीदी मुन्नी आई है। पर माँ वैसी ही मुर्दा पड़ी रहती, किंतु कभी कभी उसकी यंत्रणा कातर आंखें द्वार की ओर टिकी प्रतीक्षा करती। उस दिन वह उसे बड़े लाड़ से छाती के पास खींचकर कहती, खे चीज खुकू, जा घूमो के बारे।
खाना खा लिया तूने? जा अब सो जा। आज उसके क्षत विक्षत चित्त में माँ की एक ही करुण छवि अंकित थी, भयार्त दृष्टि और वह सहमा कंठ स्वर, खूकू डाका तारा अमा के वेश दिच्छे। माँ की मृत्यु के कुछ ही दिन पूर्व की एक और स्मृति भी उसे बीच बीच में काठ बना देती। उसके पिता के कंठ में अद्भुत मांसल माधुर्य था। उनके कमरे में एक बड़ा सा ऑर्गन था, जिसे नित्य सुबह उठते ही मदाम अपने स्वच्छ झाड़न से पोंछती थी। कभी कभी झाड़न के संस्पर्श से उसके सफेद काले अवयव मृदु झंकार छोड़ अपनी टंटन से लक्ष्मी को जगा देते। वह जान जाती कि भोर हो गई है। एक दिन वह उसी परिचित टंटन के मधुर अलार्म से जग गई। तब क्या भोर हो गई थी? पर मदाम तो उसकी पार्श्व की पलंग पर पड़ी खर्राटे ले रही थी। खुली खिड़की से तारों भरे आकाश को देख उसने आंखें बंद की ही थीं कि उसे लगा माँ का क्षीण कंठ उसे पुकार रहा था। खुकू, खुकू। माँ उसके पास ही कमरे में अकेली सोती थी। वह उठकर गई तो देखा माँ जगी हैं। खुकू, दरजाटा एकटू खुले जा माँ, तोर बाबा गान करे छे। मुन्नी, दरवाजा खोल जा माँ, तेरे पापा गाना गा रहे हैं। उसने दबे पैरों से जाकर पिता के कमरे का द्वार खोल दिया था। भारी डबल पर्दों की यवनिका में संगीत में डूबे उसके पिता उसे देख नहीं पाए। उनके दोनों लंबे लंबे हाथ ऑर्गन के पर्दों पर थिरक रहे थे और चौड़ी पीठ पर पड़े रेशमी ड्रेसिंग गाउन का नारंगी ड्रैगन अंधेरे में ही चमक रहा था। भाव विभोर होकर उस दिन उसके पिता ने जो गाना गाया था, उसे फिर उसने बड़ी होने पर न जाने कितनी बार सुना था। आधी आधी रात को, कभी बैसाख की कठोर प्रखर दोपहर में, जब बंगाल की काल बैसाखी लॉन पर प्रहरी से खड़े सुदीर्घ पाम वृक्षों की आमूल विध्वंस की संभावना से उसे कपा देती थी। और तभी उसी एकांत कमरे की खिड़की से उनका मीठा गला गूंजकर बाहर चला आता। तखन तोरे बले छिनु मन, जासने रे तुई ए विपथे, मानलिनी तखन कांटार भय छाड़ली सुपथ, सुगम मेवे धरली विपथ, छ जनाए तोर पथेर संपद, करिलो हरन। मैंने तब तुझसे कहा था रे मन, इस विपथ में मत जा, पर तूने मेरा कहना नहीं माना। कांटों के भय से तूने सुपथ त्याग दिया, जब 6 जनों ने तेरे पथ की संपदा हर ली है। उस गीत को बार बार गाकर ही क्या वह अपने अनुतप्त मन की व्यथा मां तक पहुंचाकर क्षमा मांगते थे। उस दिन पिता का द्वार खोल वह फिर मां के सिरहाने खड़ी हो गई थी। की रे अमार काछे शुभी, क्यों री, क्या मेरे पास सोएगी? हंसकर फिर मां ने अपनी रजाई का प्रवेश द्वार उसके लिए खोल दिया था। वह जानती थी कि यदि कहीं मदाम ने उसकी यह अबाध्यता पकड़ ली तो नन्ही हथेली पर उनके तीखे चाबुक के अनेक प्रहार सहने होंगे। जानती हो लक्ष्मी, तुम्हारी माँ को भयानक क्षय रोग है। तुम्हें इसी से उनके पास नहीं जाने दिया जाता। क्यों, तुम भी क्या उन्हीं की तरह दिन रात बिस्तर पर पड़ी रहना चाहती हो? क्या तुम चाहती हो कि उन्हीं के से बेडसोर के भयानक घाव तुम्हारे सुंदर नितंबों पर वैसे ही बेडसोर हों? लोग तुमसे घृणा करेंगे, कोई तुम्हारे पास नहीं फटकेगा। मेरी माँ से कोई घृणा नहीं करता, एक तुम ही उनसे घृणा करती हो। पहली बार उसने अपने उद्दाम मुंह फट शैशव की चोट से मदाम को हतप्रभ कर दिया था। तुम बहुत शैतान और दुष्ट लड़की हो। मदाम का मरकटमुखी चेहरा क्रोध से और भी लाल बन गया था। लक्ष्मी पैर पटकती रोती अपने कमरे में भाग गई थी। उस एक रात के माँ के शैया शयन के लिए वह मदाम के हजार हजार बैंत भी सह सकती थी। कितनी दुबली थी माँ। उसकी पसली की हड्डियां उसे छुरी से चुभती रही थीं, पर माँ चुपचाप उसे छाती से चिपटाए रही। फिर स्वयं ही उसने पीठ फेर ली थी। पीठ फेरे रहने पर भी वह जान गई थी कि माँ रो रही हैं। पापा का स्वर बड़ी देर तक उसी गाने को दोहराता रहा था। तखन तोरे बले छिनुरे मन, जासने विपथे, मानलिनी तखन। खिड़की से आती काठाल चंपा की दम घूंट देने वाली तीव्र सुगंध के साथ माँ की देह से आती दवाइयों की गंध मिलकर कभी उसके नथुने फड़का जाती। आज इस अपरिचित मेजबान की खिड़की से आती वैसी ही पुष्प गंध उसे पितृगृह के बिछुड़े अतीत की ओर खींच रही थी। कैसा आश्चर्य है कि कभी कोई जानी पहचानी पूर्व परिचित सुगंध भी घुले बिसरे धुंधले अतीत को सदा अंकित चित्र सा ही स्पष्ट कर देती है।
वेरोनिका की दुग्ध धवल शैया के कैंडलविक पलंग पोश को लक्ष्मी ने तहाकर कुर्सी पर धर दिया। न दो ऊंची तकियों के स्वच्छ गिलाफों के कलेवर पर सोने वाली अपनी कोई सिलवट छोड़ गई थी, न चादर पर। लगता था अभी अभी किसी ने दोनों हाथों से एक एक सिलवट मिटाकर नए सिरे से बिस्तर लगाया है। अनजान परिवेश में उस बिस्तर पर लेटने में भी लक्ष्मी को हिचकिचाहट हो रही थी, पर बिस्तर पर लेटते ही अब तक स्वयं उसके भय से सहमी दुबकी नींद सहसा उसकी पलकें मूंदे दे रही थी। अंग अंग ऐसे टूट रहा था जैसे किसी ने मार कूट कर रख दिया हो। उसने बत्ती बुझाई और फिर पलंग पर लेट गई। वह फिर जिधर भी करवट लेती, उधर ही एक भीनी मंद सुगंध उससे लिपट जाती। शौकीन सोने वाली से उसका यही प्रथम परिचय था। अंधकार गहन होता चला गया। सड़क के जिस लैंप पोस्ट का उजाला अब तक कमरे को धूमिल प्रकाश से उज्जवल कर रहा था, वह भी शायद बुझ गया था। उस अंधकार में नशे में उन्मत्त उद्धत पति की उग्र मूर्ति उसके आहत चित्त की व्यथा को और तीव्र कर गई। कल जब उसका दयालु मेजबान उससे पूछेगा, कहाँ जाओगी तुम, तो वह उससे अपने प्रत्यावर्तन की कौन सी दिशा का संकेत दे पाएगी। अधःपतित की बाहों में पुनः लौट जाने से तो उसी ट्रेन के नीचे कट जाने में श्रेय था। पितृगृह में लौट जाने को भी उसका भीरु अपराधी चित्त प्रस्तुत नहीं था। पिता का क्रोध वह जानती थी। फिर उस गृह के आलीशान परिवेश में लौटने पर वह अपने अदृश्य के निर्दिष्ट परिणाम को किसी क्रिस्टल में उभरे चित्र सा ही स्पष्ट देख सकती थी। उसे देखने पर मदाम का अग्निगर्भा रूप स्मरण करते ही वह उस एकांत कमरे में भी सिहर उठी थी, जैसे हाथ में चाबुक लिए कठोर हृदयहीन मदाम आकर उसके सराहने खड़ी हो गई हो। पिता की मर्यादा पर उसका निर्लज्ज पलायन, जो कलंक का अमिट धब्बा लगा गया था, वह वर्ष भर में चाहे कितना ही मलिन क्यों न हो गया हो, उसके घर लौटते ही फिर प्रगाढ़ हो उठेगा। पिता की संपत्ति भी उस कलंक को अब म्लान नहीं कर सकती थी। सबसे अधिक आघात तो पिता को उसकी भग्न सगाई ने दिया होगा। मयूरभंज के राज परिवार में उसका रिश्ता कब का पक्का हो चुका था। प्रत्येक दुर्गा पूजा को उसकी भावी ससुराल के न जाने कैसे कैसे भव्य उपहार ग्रहण कर उसके पिता ने उन थालों की समृद्धि द्विगुणित कर अपने उदार समधी होने की भूमिका बांधी थी। उन्हें पापा ने क्या मुंह दिखाया होगा। उस अपमान की तीव्र दहन को क्या उसका प्रत्यावर्तन और भी असह्य नहीं बना देगा। फिर एक वर्ष में ही कुटिल प्रणयी पति का सानिध्य उसे प्रेम की सकरी अली गलियों में घुमा चुका था। पिता और मदाम के अनुचित संबंध की दुष्कीर्ति को वह न समझ पाए, ऐसी मूर्ख अब नहीं रह गई थी। उसका वही सांसारिक ज्ञान अब मायके को उसके लिए नरकशाही कठिन बना देगा। विधि का अमोघ निर्देश ही अब उसके अभिशप्त जीवन का एकमात्र पाथेय था। बड़ी रात तक वह इधर उधर करवटें बदलती रही थी। उस गुदगुदी शैया में भी उसे हजार कांटे चुभ रहे थे। उस पर एक अज्ञात भय की सिरहन रह रहकर उसे कंपा रही थी। कहीं आधी रात को उसका कुंवारा मेजबान यदि द्वार खटखटा दे तब, किंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं। पांव फटने के पूर्व उसे झपकी आ गई। वह हड़बड़ाकर उठी, तब सचमुच ही कोई द्वार खटखटा रहा था। उसने हड़बड़ाकर कपड़े ठीक किए, द्वार खोला तो रॉबर्ट हाथ में चाय की ट्रे लिए मुस्कुरा रहा था। आई एम सॉरी, तुम्हें नींद से जगा दिया, पर 7 बजे हैं, 8 बजे मेरी ड्यूटी है। तुम्हें फिलहाल वेरोनिका के पास छोड़ जाऊंगा। वहां पहुंचकर तुम्हें जहां भी जाना हो, लौटते में मैं तुम्हें वहीं पहुंचा दूंगा। लो, पहले चाय पी लो। तब क्या सुबह हो गई थी? शायद बड़ी देर में उसकी आंखें झपकी, इससे नींद नहीं टूटी थी। उसने सर झुकाए ही ट्रे थाम ली। रात्रि के अस्पष्ट अंधकार में रॉबर्ट उसकी घन कुंतल राशि को ही देख पाया था, किंतु नवीन सूर्य की मंद किरणें उसके सर्वांग पर छिटकी तो वह आश्चर्यचकित मुग्ध दृष्टि से उसे देखता रहा। सोने में जूड़ा अस्त व्यस्त होकर शिथिल हो गया था, पर फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई शंखचूड़ काला नाग कुंडली मारे उसकी ग्रीवा से सट गया हो। ललाट पर स्वेद की बूंदें झलक रही थीं। पीली साड़ी तुड़ी मुड़ी होने पर भी यत्न से पहनी गई थी, और शायद उसी पीले रंग की पांडुर आभा में सुकुमार चेहरा और भी पीला लग रहा था। ट्रे लेने में एक पल को विचलित हो गए आंचल की उठी यवनिका से
उसका उद्धत यौवन क्रुद्ध सर्पिणी की सी चिरी जिह्वा लपलपा गया तो रॉबर्ट ने सहमकर आंखें फेर लीं। ऐसा रूप यौवन किस कठोर आघात से आहत हो मृत्यु का वर्ण करने उस मेल ट्रेन के पहिए के औदार्य का याचक बना होगा। चाय पीकर वह ट्रे उठा, स्वयं ही बेसिन में साफ करने लगा तो पहली बारी नतमुखी लक्ष्मी का बोल फूटा, आप हट जाइए, मैं धो देती हूँ। ओह, सो काइंड ऑफ यू, पर मुझे तो यह बस नित्य करने की आदत है। Why spoil me? वह हंसा। लक्ष्मी ने उसके हाथ से प्याले लेकर स्वयं साफ कर दिए, फिर ट्रे उठाकर मेज पर धर आई। रॉबर्ट तैयार होने चला गया। जब लौटा तब नीली वर्दी में था। बोस्की की नीली कमीज में उसका गोरा रंग और भी निखर आया था। ग्रीक सौंदर्य की रूपरेखा से गढ़े चेहरे पर तीखी नाक के नीचे लाल अक्षरों पर ममतामयी मुस्कान थी और फिरोजी आंखों में था गहन वात्सल्य। चलो लक्ष्मी, चलें, उसने ऐसे अंतरंग परिचय के स्वर में कहा जैसे उसे वह वर्षों से जानता हो। तुम्हें मैं जनाने डिब्बे में बिठा दूंगा, घबराना नहीं। बीच बीच में आकर तुम्हें देखता रहूंगा। दिन ही दिन का तो सफर है, वह भी कुछ ही घंटों का। 4 बजे लखनऊ पहुंच जाएंगे। मेरा केबिन गाड़ी के छोर पर है। वह मार्ग भर किसी नन्ही बच्ची की तरह उसे दिलासा देता आया, पर वह धन्यवाद का एक शब्द भी नहीं कह पाई। ट्रेन के जिस जनाने डिब्बे में रॉबर्ट उसे बिठा गया था, उसमें 2-3 देहाती स्त्रियां गठरी मोटरी लिए बैठी थीं। गोरे साहब को देखकर तीनों सहमकर सिकुड़ गईं। रॉबर्ट फिर जाते जाते लौट आया। अपना बटुआ उसे थमाकर फिर वह अंग्रेजी में ही कहने लगा, इसे रख लो, शायद कभी जरूरत पड़े। ट्रेन चल पड़ी, पर बड़े आत्मविश्वास से अनुभवी लंबी लंबी डगें भरता अपने डिब्बे की ओर वह बढ़ गया। मार्ग भर उसकी सहयात्रिणियां उसे संदेह से घूरती रहीं। शायद रॉबर्ट का व्यक्तित्व और अंग्रेजी संभाषण उन्हें और सहमा गया था। लखनऊ पहुंचने से पूर्व रॉबर्ट उसे चाय का एक कुल्हड़ थमा गया था। लाइक इट? आई लव दिस कुल्हड़ टी। वह खिड़की पकड़ स्वयं भी अपने कुल्हड़ से चुस्कियां लेता गाड़ी चलने तक खड़ा रहा था। लखनऊ आने के एक स्टेशन पहले ही उसकी तीनों सहयात्रिणियां डिब्बा खाली कर उतर गईं तो लक्ष्मी भयभीत हो गई। कहीं कोई चोर उचक्का चढ़ आया तो वह क्या कर लेगी। पर गाड़ी उसके बाद किसी भी स्टेशन पर नहीं रुकी। 4 बाग आते ही रॉबर्ट उसे उतारने आ गया। उसके पीछे पीछे वह ऐसी सकपकाई सहमी चली जा रही थी जैसे दाएं बाएं आगे पीछे एक ही गजानन के असंख्य संस्करण उसे पकड़ने चले आ रहे हों। उसी आतंक के साथ साथ एक और दुश्चिंता उसे मुखर बना गई। सुनिए, मेरे पास तो टिकट नहीं है। मेरा बटुआ तो है ना? रॉबर्ट हंसा। कहीं उसे लेकर भाग न जाना। लक्ष्मी का चेहरा फक पड़ गया। छी छी, उसने क्या अंत तक बटुआ लेकर भागने वालियों की श्रेणी में ही उसे रख दिया। रिक्शा उसे लखनऊ के जिन प्रशस्त पथों से लिए जा रहा था, उनसे लक्ष्मी का कोई पूर्व परिचय नहीं था। पिछली बार पति के साथ जब पितृगृह से भागकर आई थी, तब गजानन ने उसके लंबे घूंघट को एक पल के लिए भी नहीं हटने दिया था। लखनऊ का स्टेशन कब आया और कब गया, वह जान भी नहीं पाई थी। लालबाग के लाल ईंटों के बने छोटे से बंगले नुमा मकान के पास ही रिक्शा छोड़ रॉबर्ट लोहे का फाटक खोल उसे भीतर ले गया। बरामदे में वह रॉबर्ट के पीछे खड़ी थी कि घंटी का शब्द सुन गृह स्वामिनी ने द्वार खोल दिया। भाई को देखकर चिकने गौर मुखमंडल पर क्षण भर को उतरी उजली हंसी उसी पल भाई की अपरिचिता संगिनी को देख लिपस्टिक रंजित अधरों पर ही विलुप्त हो गई। जिस सुगंध का भभका लक्ष्मी को उसकी शैया पर ही बेसुध कर गया था, उसी सुगंध का आभास पाते ही वह जान गई थी कि यही वेरोनिका है। वेरोनिका, दिस इज लक्ष्मी। लक्ष्मी, यह मेरी बहन है वेरोनिका। रॉबर्ट ने ऐसी स्वाभाविकता से दोनों का एक दूसरे से परिचय कराया जैसे दोनों को ही एक दूसरे से मिलने का पूर्वाभास था। किंतु कुंवारे भाई के साथ उस सुंदरी सांवली हिंदुस्तानी युवती को देखकर वेरोनिका प्रसन्न नहीं हुई थी। यह भाव प्रतिपल उसके कठोर चेहरे को उग्रतर बनाता और भी कठोर हो रहा था। उस श्याम वर्णी चेहरे को उसका एंग्लो इंडियन अभिजात्य भीतर आने का निमंत्रण नहीं दे पा रहा था। कम इन लक्ष्मी। रॉबर्ट का ही स्नेह सिक्त स्वर उसे किसी उत्साहित बालक के से उत्कंठित आमंत्रण से भीतर खींच ले गया। बहन का कमरा भाई के कमरे से कहीं अधिक सुव्यवस्थित था।
कमरे में लगा केन का सोफा, दीवान पर बिछा डनलप मोज़ेक, फर्श की सुघड़ता, सब में सुरुचि की स्पष्ट छाप थी। दीवार पर वेरोनिका के यौवन काल का आदमकद चित्र टंगा था, जिसमें उसके खुले गले के नीले गाउन में उसके उतुंग यौवन दीप्त वक्ष स्थल पर गार्नेट की माला के सुरमई दाने, अधरों पर गाढ़े लिपस्टिक की रेखा, घुटने पर धरे हाथ की लंबी मध्यमा पर सिग्नेट अंगूठी का चौकोर चमकता कत्थई कश्मीरी पत्थर अपने कलेवर पर चमकते अबरखी सितारों के साथ ऐसा जीवंत होकर निखर आया था कि लगता था अभी वह चौखट से उतरकर कुर्सी पर बैठ जाएगी। यौवन काल में वह निश्चय ही अनिंद्य सुंदरी रही होगी, किंतु अब इस गत यौवना के चेहरे और उस चित्रांकित पूर्ण युवती के सुचिक्कन चेहरे में कोई साम्य नहीं था। मैं तो जानती थी कि तुम हमेशा की तरह आज भी अकेले आओगे, इसी से मैंने एक ही जने का खाना फ्रिज में रखा है। वेरोनिका ने बिना लक्ष्मी की ओर देखे ही भाई को संबोधित कर स्पष्ट कर दिया कि खाना केवल उसी के लिए रखा गया है, अचानक छत फाड़कर टपक पड़ी उस हिंदुस्तानी लड़की के लिए नहीं। रॉबर्ट ने बहन की बात अनसुनी कर बड़े चातुर्य से प्रसंग बदलने की चेष्टा की। अरे हाँ वेरोनिका, तुमने पिछली बार कहा था ना, अब कभी मद्रास की ओर जाऊं तो तुम्हारे लिए ढेर सारी काली मिर्च ले आऊं और नटमैग। ओह लक्ष्मी, तुम कभी वेरोनिका के हाथ का बना स्पॉन्ज केक खाओगी तो बस अंगुलियां ही चाटती रहोगी, पर वेरोनिका मूड आने पर ही केक बेक करती है, क्यों है ना? पर रूठी वेरोनिका पूर्ववत बड़बड़ाती रही। खाना कम पड़ेगा तो मुझे दोष मत देना, मैं क्या जानती थी कि तुम किसी को साथ ला रहे हो। लक्ष्मी का चेहरा अपमान से लाल पड़ गया, किंतु बहन की बात जैसे रॉबर्ट के कान में ही नहीं पड़ी। बड़ी भूख लगी है वेरोनिका, जो कुछ भी बनाया है जल्दी से मेज पर लगा दो। मुझे 3 बजे एक मेला स्पेशल लेकर बनारस जाना है। तुम्हारे फ्रिज में बियर वियर तो होगी ही, क्यों गला एकदम सूख रहा है। फिर वह हंसकर शायद फ्रिज से बोतल निकालने ही भीतर चला गया। उसके जाते ही वेरोनिका ने लक्ष्मी को अपनी तीखी दृष्टि का पहला चाबुक मारा। तुम रॉबर्ट को कब से जानती हो? उस प्रश्न की मींड कुछ तीखी ही होकर सरसराती लेस के पर्दों को चीर शायद रॉबर्ट तक पहुंच गई। वेरोनिका, विल यू प्लीज कम इन? उसने बहन को भीतर बुला लिया। पहले दोनों की बातें अत्यंत मंद शालीन स्वर में होती रहीं। अचानक ही वेरोनिका का उत्तेजित कंठ स्वर लक्ष्मी को चौंका गया। नो थैंक यू सर। वह व्यंग से अपनी सारी शालीनता भूल बिसर गई थी। मैं ऐसी मूर्ख नहीं हूँ, न जाने क्या चुरा किसे मारमूर किसके पाप की गठरी मेरे दरवाजे पर उतारने आई है। जहां से लाए हो वहीं छोड़ाओ। आज तक इस मोहल्ले में वेरोनिका म्यूरी की ओर किसी ने उंगली नहीं उठाई। आज जब कब्र में जाने की घड़ियां गिन रही हूँ, तब इस जवान छोकरी का पाप धोने को कह रहे हो? क्या बात कर रही हो वेरोनिका? कौन तुमसे कह रहा है कि उसे सदा के लिए आश्रय दो? मैं क्या इतना मूर्ख हूँ? लड़की निश्चय ही किसी संभ्रांत परिवार की है। हम तुमसे भी साफ अंग्रेजी बोलती है, और मैं तो किसी को भी कांटे छुरी पकड़ते ही उसकी ब्रीड पकड़ लेता हूँ। बेचारी ना जाने किस आफत की मारी ट्रेन से कटने जा रही थी। तो क्या मैंने दुनिया भर के आफत के मारों का कोई ठेका ले रखा है? वेरोनिका, आई बैग। रॉबर्ट शायद घुटने टेक कर बैठ गया था, किंतु जितना ही धीमा स्वर रॉबर्ट का था, उतने ही क्रुद्ध स्वर में उसकी बहन गरज रही थी। नाउ टेल मी बॉबी, डिड यू गेट हर इन ट्रबल? सच बताओ बॉबी, क्या तुम्ही ने उसका सर्वनाश नहीं किया? आई स्वेयर वेरोनिका, पर कैसी बात कर रही हो तुम? एकदम बच्ची है बेचारी। जी हाँ, ऐसी सैकड़ों बच्चियों की पाप की गठरियां वेरोनिका म्यूरी धो चुकी है। कम से कम 12 हफ्ते का गर्भ है। मैं क्या बच्ची हूँ? पीले चेहरे और पीली आंखों को देखते ही मैं जान गई थी। कहो तो अभी तुम्हारे सामने ही को बुलवा दूं। नहीं नहीं। रॉबर्ट का संकुचित कंठ स्वर सहसा दीन विगलित होकर फुसफुसाहट में खो गया। जब बड़ी देर बाद दोनों एक साथ बाहर आए, तब लगता था दोनों में कोई समझौता हो गया है। रॉबर्ट का चेहरा विजय गर्व से दमक रहा था। चलो लक्ष्मी, खाना लग गया है। वेरोनिका कठोर दृष्टि से लक्ष्मी को देख फिर भीतर चली गई। आपको मेरी वजह से? लक्ष्मी का स्वर भर्रा गया। उस छलछलाई कृतज्ञ दृष्टि को देखते ही रॉबर्ट स्वयं रुआंसा हो आया। ओह प्लीज डोंट, वेरोनिका ऐसी नहीं है। वह फुसफुसाया। जितनी कठोर वह दिखती है, उतनी असल में वह है नहीं। अखरोट की ही तरह उसका बाहरी छिलका कठोर है लक्ष्मी, गूदा उतना ही मीठा है। फिर अपनी अनोखी उपमा से स्वयं पुलकित हो वह किसी शैतान बच्चे सा मुस्कुराने लगा।
वेरोनिका इज एन एक्सीलेंट कुक लक्ष्मी। वह शायद जानबूझकर ही रूठी बहन को मनाने मक्खन लगा रहा था। वेरोनिका ने 3 धुले नैपकिन निकालकर मेज पर धर दिए। भाई के लिए ही शायद उसने उस दिन उसकी मनपसंद चीजें बनाकर रखी थीं। गोश्त, मछली, मैक्रोनी, चीज, कैनिस और पुडिंग। किंतु उसका स्नेह शून्य आतिथ्य लक्ष्मी की जिह्वा पर डंक देता चला गया था। एक रोटी के टुकड़े को ही वह देर तक कुतरती रही थी। पल भर पूर्व के भाई बहन के बीच हुए वार्तालाप ने उसे एक नए धरातल पर खड़ा कर दिया था, जिसकी धरनी निरंतर कांप रही थी। तब क्या सचमुच ही वह उस पशु की संतान की मां बनने वाली थी? किंतु वह कितनी मूर्ख थी, जो गर्भधारिणी होने पर भी अजन्मी संतान के अस्तित्व का एक भी संकेत नहीं समझ पाई। समझती भी कैसे? न आज तक कभी उसका सर चकराया, न उसे किसी शारीरिक अस्तित्व बोध ने ही विचलित किया। कभी कभी पितृगृह के उड़िया महाराज की बनाई झाल मछली के लिए वह स्वयं जल से निकली मछली सी ही तड़प उठती थी। लगता था कहीं किसी की थाली में भी झोल का अवशिष्ट जूठन पा लेती तो नजर बचाकर शायद चाट ही लेती। रॉबर्ट जाने लगा तो एक पल को लक्ष्मी की निवड़ गंभीर पुतलियों में न जाने कैसे आतंक की बदली तैर गई थी। रॉबर्ट को लगा वह रो पड़ेगी। लक्ष्मी, वह हाथ का बैग झुलाता फिर ठिठक कर खड़ा हो गया था। तुम घबराना नहीं, वेरोनिका ने कहा है, मेरे लौटने तक तुम यहाँ रह सकती हो। और फिर मैं कहाँ जाऊंगी? लक्ष्मी की अकपट दृष्टि में तैर गए उसके मूक प्रश्न की भाषा भी रॉबर्ट ने पढ़ ली थी। कुछ क्षणों के लिए उसके सुदर्शन चेहरे पर चिंता की झुर्रियां उभरी। फिर वह बड़ी आनंदी मुद्रा में सी यू कह हाथ हिलाता निकल गया। लक्ष्मी बड़ी देर तक उसकी सुदीर्घ छाया को देखती रही थी। आओ, भीतर आ जाओ लक्ष्मी। लक्ष्मी चौंक कर मुड़ी। भाई के जाते ही वेरोनिका का उग्र स्वर ज्वार भाटे की उन्मुक्त तरंगों की भांति उसी वेग से नम्र हो आया था। आओ। उसका हाथ पकड़ वेरोनिका अकपट स्नेह से उसे भीतर ले गई। द्वार की दोनों चिटखनियां लगा उसने मूर्तिवत अचल खड़ी लक्ष्मी की ओर स्नेह स्निग्ध दृष्टि से देख फिर उसी मधुर स्वर में कहा, आओ मेरे बेडरूम में चलो। वेरोनिका के बेडरूम की भव्य सज्जा भी उसके गोल कमरे की सज्जा सी ही सुघड़ थी। एक चौड़े नक्काशीदार आईना लगे पलंग पर स्वच्छ बिस्तर लगा हुआ था। पलंग पोश की सपाट बिछावन से लेकर 2 ऊंचे तकियों के उत्तुंग उभार में रॉबर्ट के बंगले में लगे उसके बिस्तर का सा यमज साम्य था। बैठो। उसने अन्यमनस्क खड़ी लक्ष्मी का हाथ पकड़कर कुर्सी पर बिठा दिया और स्वयं पलंग पर बैठ गई। कुछ देर तक एक अवांछित चुप्पी की घुटन का बादल कमरे में तैर गया। फिर वेरोनिका ने ही उस मेघ को अपने मुक्त हंसी के झोंके से बहा दिया। क्यों लक्ष्मी, किस दुख से ट्रेन के नीचे कटने गई थी? मैं बताऊं? फिर वह हंसकर उसे छेड़ने के से स्वर में कहानी से सुनाने लगी। तुम किसी संभ्रांत गृह की पुत्री हो, यह तो मैं तुम्हें देखते ही जान गई थी। शायद बचपन में ही बहुत उपन्यास पढ़ने लगी थी। अब अपनी पैनी दृष्टि लक्ष्मी के नतमुखी चेहरे पर गड़ा उसने अपनी अंगूठियों से भरी अंगुलियों की कैंची सी बना घुटने पर धर ली और एक नकली बनावटी लंबी सांस खींचकर फिर लक्ष्मी के अतीत का सूत्र थाम लिया। फिर तुम्हारे जीवन में शायद कोई प्रेमी आया, उपन्यासों के नायक सा ही सुंदर और डैशिंग हीरो, और एक दिन तुमने बिना कुछ सोचे समझे उसे अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। जब उसने तुम्हारी यह अवस्था देखी तब तुम्हें छोड़कर भाग गया। क्यों, है ना ठीक? मैं जानती हूँ लक्ष्मी, जानती हूँ। कौमार्यावस्था में मातृत्व का बोझ कैसा दुर्वह होता है, कितना लज्जाजनक। क्या स्वयं अपने ही अतीत की स्मृति वेरोनिका को पर दुख कातर बना रही थी? मैं कुंवारी नहीं हूँ। लक्ष्मी की पतली आवाज कांप रही थी। ओह, दैट इज समथिंग। तब क्या पति से झगड़ा हो गया था या किसी सौत का आविर्भाव तुम्हें पटरी के पास खींच ले गया? पर ऐसे चेहरे को तो किसी सौत का डर खौफ नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी, क्या विवाह तुम्हारे माता पिता की सहमति से हुआ था? मेरे माँ नहीं है। ओह, तब क्या पिता ने तुम्हारा विवाह किया था? नहीं, मैंने स्वयं ही अपना विवाह किया था। कहाँ, कोर्ट में? पर तुम तो अभी बालिग नहीं लगती। क्या उम्र है तुम्हारी? 18 वर्ष। ओ माय गॉड, विवाह कहाँ हुआ था? एक मंदिर में ही हमने एक दूसरे को माला पहनाकर विवाह किया था। कोई साक्षी था? नहीं। मूर्ख लड़की, तुम्हारे इस गुड्डे गुड़िया के विवाह को कौन मान्यता देगा? न समाज न कानून। तुम्हारे गर्भ की संतान अवैध कहलाएगी।
लक्ष्मी को लगा समस्त ब्रह्मांड उसे गोद में लिए घूम रहा है। उसी कुर्सी पर पीठ टेक कर उसने आंखें बंद कर लीं। क्षण भर पूर्व उसने जिस गर्वस्फीत स्वर में अपने विवाहिता होने की दर्पपूर्ण घोषणा की थी, वह स्वर स्वयं विषाद से आच्छन्न हो गया। मैं जानती हूँ, मैंने मूर्खता की थी। वह स्वयं ही बड़बड़ाने लगी। उसने यह स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि वह उस पशु की संतान की जननी बनने वाली है। उसे कटु सत्य के आघात का यह दूसरा आघात व्याकुल कर गया था कि उसकी अवांछित संतान अवैध कहलाएगी। रात को वेरोनिका के लाख मनाने पर भी उसने एक कौर मुख में नहीं लिया और भूखी ही सो गई। वेरोनिका ने उसके सोने की व्यवस्था अपने ही कमरे में की थी, पर पास ही के सटे पलंग पर लेटी रॉबर्ट की उस बुद्धिमती बहन ने फिर उसके अतीत के विषय में उससे एक प्रश्न भी नहीं पूछा था। दूसरे दिन वह जाने कब उठकर अपने काम में जुट गई थी। जब लक्ष्मी की आंखें खुली तब धूप का एक तिकोना टुकड़ा खिड़की के बंद पर्दों का अतिक्रमण कर मेज पर फैल चुका था। जाग गई लक्ष्मी? तुम्हें इतनी प्यारी नींद आई थी कि तुम्हें जगाने का मन ही नहीं हुआ। आज मेरी ड्यूटी दिन के 1 बजे तक है। 1:30 तक लौट आऊंगी। तुम्हारे लिए रुकी हूँ। कल रात भी तुमने कुछ नहीं खाया। नहा धो लो, फिर नाश्ता करेंगे। पर मुझे तो भूख ही नहीं है। लक्ष्मी की आंखें सजल हो गईं। देखो लक्ष्मी, एप्रन बांधती वेरोनिका ने झुककर उसके चिकने बालों पर स्नेह से हाथ फेरा। तुम्हें अब एक और की भी चिंता करनी है। यह मत सोचो कि तुम अब अपने लिए ही खा पी रही हो। जो तुम्हारे भीतर एक और प्राणी पल रहा है, उसे भूखे रखने का तो तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। उठो, चलो तो जल्दी। आई एम ऑलरेडी लेट। लक्ष्मी उठकर नहाने जाने लगी तो वेरोनिका एक बड़े से तौलिए में एक रेशमी साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट भी उसे थमा गई। अच्छा हुआ जो ये कपड़े मेरे पास पड़े थे। कभी बड़े शौक से खरीदी थी यह साड़ी, पर मुझसे संभाली नहीं गई। 4-5 जच्चाओं को वेरोनिका म्यूरी संभाल सकती है, पर तुम हिंदुस्तानियों के इस 6 गजी तंबू कनात को नहीं। हमेशा यही लगता है कि किसी ने कफन लपेट दिया है। अपने कपड़े धोकर डाल देना। ब्लाउज तुम्हें अवश्य बड़ा होगा, पर अभी देख ही कौन रहा है। लौटते में मैं अमीनाबाद से तुम्हारे लिए कपड़े लेती आऊंगी, पर याद रहे तब ना। अस्पताल पहुंचते ही तो सब भूल जाती हूँ। सिस्टर म्यूरी यह करो, सिस्टर म्यूरी वह करो। अब पैरों में इतनी ताकत नहीं रही। नहीं तो कभी एक एक साथ दिन और रात की ड्यूटी निभाई है, यानी एक दिन में पूरे 64 रुपए। सफेद झकाझक कलफ की गई तिरछी टोपी उसके सुनहले भूरे केशों पर ताज सी टिकी थी। नकली बत्ती सी होने पर भी स्वच्छ हंसी थी, एकदम असली। लो, चाबी तुम रखो। तुम्हारा नाश्ता मेज पर धर दिया है। सब ठीक से खा लेना। यह नहीं कि अंडा अध कच्चा है तो उठाकर सिंक में बहा दो। तुम्हारे लिए ऐसा ही हाफ बॉइल्ड अंडा ठीक है। उसे चाबी थमाकर फिर वह चली गई थी। बड़ी देर उन्मुक्त जलधार के नीचे पूर्ण कुंतल भिगोकर जब लक्ष्मी बाहर निकली, तब तक मन का बोझ बहुत हल्का हो गया था। किसी प्रकार अपनी दयालु मेजबान का आदेश पालन कर उसने नाश्ता निपटाया, फिर बरामदे में ही बिछी चटाई पर लेट गई। अपरिचित गृह के औदार्य से खुले छोड़े गए एकांत कमरों में जाने का उसे साहस नहीं हुआ। अब तक वेरोनिका ने दोबारा उसके हृदय के घावों को अपनी कुतूहली जिज्ञासा की अनावश्यक खोज खांच से नहीं दुखाया था, किंतु स्वयं उसका भी तो कुछ कर्तव्य था। लेटे लेटे ही वह दृढ़ निश्चय कर चुकी थी कि वेरोनिका के आते ही वह उसे अपने अतीत के बिखरे पृष्ठ थमा देगी। निश्चय ही वह ममतामयी अपरिचिता फिर उसे घर से बाहर नहीं निकाल पाएगी। जब वेरोनिका लौटी तब उसके दोनों हाथ कागज के पैकेटों से भरे थे। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ले आई हूँ। उसका उत्फुल्ल चेहरा उत्साह से दमक रहा था। पेटीकोट, साड़ी, तौलिया, कंघा, साबुन, पेस्ट, टूथब्रश। दर्जी से भी कह आई हूँ, कल यहीं बैठकर तुम्हारे ब्लाउज सिल जाएगा। कृतज्ञ दृष्टि से उसे देख लक्ष्मी ने पैकेट थाम लिया, और वह कर भी क्या सकती थी। वह भिखारणी सी ही तो उसके द्वार पर आंचल फैलाकर खड़ी हो गई थी। चाय पीकर जब वेरोनिका उसे लेकर गोल कमरे में बैठी रॉबर्ट का मोजा बिन रही थी, तभी लक्ष्मी ने साहस कर अपना पूरा अतीत उसके समक्ष खोलकर रख दिया। लक्ष्मी, वेरोनिका का स्वर गंभीर था, मेरी राय मानो तो तुम अपने पिता के पास ही चली जाओ। तुम संपन्न गृह की पुत्री हो। तुम्हारे पिता इतने कठोर नहीं होंगे कि तुम्हें क्षमा दान न दें। फिर
तुम उनकी एकमात्र संतान हो। तुम्हारी इस अवस्था में तुम्हारा घर लौट जाना ही ठीक है। हो सकता है अपनी प्रतिष्ठा और वैभव के जोर से तुम्हारे पिता तुम्हारे उस अकर्मण्य पति को बुला उससे तुम्हारा विवाह करा कोई अच्छी नौकरी दिला दें। नहीं नहीं, लक्ष्मी लगभग चीख ही पड़ी थी। देखिए उसने मेरी क्या अवस्था की है। अब तक लाज संकोच से सिकुड़ी सिमटी जैसे किसी दयालु न्यायाधीश की अदालत में खड़ी धर्षिता पीड़िता नालिश कर रही लक्ष्मी मुखरा लक्ष्मी बन गई थी। उसने वेरोनिका का दिया ढीला ब्लाउज बिना किसी संकोच के चिबुक तक उठा लिया और ईषत् नम्र सुचिक्कन स्तन युगल पर भयानक दंत नक्षत्रों के नीले उभरे चकत्ते वेरोनिका को सहमा गए। लक्ष्मी हृदयहीन पति की पाशविकता का पुष्ट प्रमाण देकर मेज पर ही सर रखकर सिसकने लगी। वेरोनिका बड़ी देर तक सिसकियों से कांपती पीठ पर फैले उसके घुंघराले केशों पर हाथ फेरती रही। लक्ष्मी, डोंट क्राई माई चाइल्ड। अब तुम्हें कोई भय नहीं है। शायद यीशु ने जानबूझकर ही तुम्हें मेरे पास भेजा है। आज तक 499 शिशु पृथ्वी पर लाई हूं। 500 पूरे करने के पहले शायद वह मेरी कठिन परीक्षा लेना चाह रहा है। तुम्हें अब कहीं नहीं जाना होगा। तुम मेरे पास ही रहोगी। उसे अभयदान देकर फिर वेरोनिका रात भर नहीं सो पाई थी। उसके गृह में अचानक किसी आंधी सी आ गई उस सुंदरी विजातीय किशोरी को देखकर क्या उसके कुतूहली प्रतिवेशी चुप रह पाएंगे? आज तक उसकी प्रतिष्ठा, उसका सुनाम किसी भी प्रकार की टिप्पणी का लक्ष्य नहीं बने थे। किंतु कुछ ही महीनों में लक्ष्मी की अवस्था के स्पष्ट होने पर क्या उसकी प्रतिष्ठा वैसे ही अम्लान रह पाएगी? आधी रात को ही वह जान गई थी कि उसकी बगल में सोई लक्ष्मी की आंखों में भी नींद नहीं उतरी है। लक्ष्मी, उसने पुकारा। नींद नहीं आ रही है क्या? लक्ष्मी निरुत्तर पड़ी रही। लक्ष्मी, मुझे अभी अभी एक बात सूझी है, मानोगी? कहिए। अंधकार ही में उसका हाथ टटोल कर वेरोनिका ने थाम लिया था। तुम्हारी अवैध संतान का भविष्य अब भी संभाला जा सकता है लक्ष्मी। वेरोनिका अब उत्तेजित होकर पलंग पर ही बैठ गई थी। मैं जानती हूँ यह एक अत्यंत अभद्र हृदयहीन प्रस्ताव है, पर तुम रॉबर्ट से विवाह कर लो लक्ष्मी। लक्ष्मी का सर्वांग कांप उठा था। यह क्या कह रही थी वह? हाँ लक्ष्मी, यही एकमात्र पथ है जो अब तुम्हें और तुम्हारी भावी संतान को समाज की मान्यता दे सकता है। रॉबर्ट को तुम नहीं जानती। ईश्वर ने उसे गलती से ही पृथ्वी पर भेज दिया है। बचपन में मेरे पिता उसे जेवियर कहकर पुकारते थे। छुटपन में जब हम उसकी चीज छीन लेते, उसने कभी मुंह खोलकर भी हमारी शिकायत नहीं की। अन्याय का कभी उसके जीवन में कोई अर्थ नहीं रहा। मेरी एक बात भी उसने आज तक नहीं टाली है। तुम हाँ कर दो तो मैं उसे चुटकियों में मना लूंगी। ये क्या कह रही हैं आप? मैंने 2 दिन से पहले उनको कभी देखा भी नहीं था। लक्ष्मी का रुआंसा आहत स्वर फिर उसी क्षण पास ही में कहीं चीख रही श्रृंगाल टोली की आर्त हाहाकार ध्वनि में डूब गया था। यह तो ऐसी कोई बात नहीं है। स्वर का एंग्लो इंडियन अहम एक बार फिर मुखर हो उठा। तुम हिंदुओं में तो तुम लोग हमेशा ही अनदेखे अनजाने व्यक्ति की चादर की गांठ से बंद खुशी खुशी फेरे लेती हो। नहीं नहीं, मैं ऐसी मूर्खता अब नहीं करूंगी। एक बार यथेष्ट भोग चुकी हूँ। किसी भी पुरुष को देखते ही अब मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। उस सब का कभी कोई प्रश्न नहीं उठेगा, इसका मैं तुम्हें वचन देती हूँ। रॉबर्ट संत है, अ सेंट पर्सोनिफाइड। तुम्हें वह केवल पति का आरक्षण ही नहीं देगा, तुम्हारी भावी संतान को अपना नाम देगा लक्ष्मी। पिता का वात्सल्य देगा, पिता की छत्र छाया देगा। यह क्यों नहीं समझती तुम? वेरोनिका के स्वर में अब अनुनय विनय की नम्रता नहीं थी, आदेश की कठोर खनक थी। यहाँ फादर ओनूर मेरे मित्र हैं। अपने गिरजाघर में वे कल ही तुम दोनों का विवाह करा देंगे। किसी को कानो कान भी पता नहीं होगा। रॉबर्ट के आते ही तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। खुदा की मेहरबानी है कि अभी तक किसी ने तुम्हें देखा नहीं है। जब तुम लौटोगी तब मैं भी अपने परिचित मित्र आत्मियों को तुम्हारा परिचय रॉबर्ट की पत्नी के रूप में दे सकूंगी। दूसरे दिन फिर सब कुछ स्वप्न सा ही घटित हो गया था। जिस प्राचीन गिरजे में लक्ष्मी जन्मगत धर्म का परित्याग कर एक सर्वथा अनजान व्यक्ति के पार्श्व में आ खड़ी हो गई थी, उसकी धूलि धूसरित लाल दीवारें मलिन दर्पण से ही धुंधली लग रही थीं। फादर ऑनूर ने केवल एक बार उससे पूछा था,
तुम्हें इस व्यक्ति की पत्नी बनना स्वीकार है? स्वीकार है। नतमुखी लक्ष्मी का धड़कता हृदय उत्तर के साथ साथ बाहर छिटका जा रहा था। उसका आर्द्र स्वर स्वच्छ होने पर भी चेहरा करुण रुदन की यंत्रणा से भी अधिक कातर लग रहा था। उसे लग रहा था कि स्वयं नियति इसी क्षण उसके जीवन को एक अमोघ निर्देश से संचालित कर रही है। विवाह के शब्द समूह उच्चारित करने में उसके प्रत्येक स्वर में विवश यंत्रणा की झनकार थी। दोनों बड़ी बड़ी काली आंखें पल पल में विस्फारित होती आकर्ण बनी जा रही थीं। लगता था देवस्थल में प्रतिष्ठित कोई प्रतिमा ही अपने पाषाण अधर खोल बीच बीच में बुदबुदा रही है। उसके स्वर में साथ साथ रॉबर्ट का गंभीर स्वर वज्र सा बज रहा था। तब दोनों आंखें बंद किए लक्ष्मी मन ही मन बुदबुदा रही थी। विंध्यस्था विंध्यनिलया दिव्य स्थान निवासिनी योगिनी योग माताश्च चंडिका प्रणमाम्यहम्। चिररोगिणी जननी का वही स्वर उसके कानों में कह रहा था, जखन विपदे पड़ भी खुकू एके माई मंत्र जापे डाकीश। देख भी संगे संगे तोर विपद केटे गए छे। जब जब विपत्ति आए मुन्नी, माँ को इसी मंत्र जाप से पुकारना, देखना तेरी सब विपत्ति कट जाएगी। माँ का सिखाया वही मंत्र वह बार बार दोहरा रही थी। अंगुली दो बेटी। फादर ऑनूर का शांत स्वर सुन उसने चौंक कर आंखें खोली। रॉबर्ट तुम्हें अब अंगूठी पहनाएगा। ओह! और फिर लक्ष्मी उसी गंभीर मुद्रा में गिरजे से लक्ष्मी मयूरी बनकर वहीं से रॉबर्ट के साथ स्टेशन चली गई थी। वेरोनिका उन्हें छोड़ने आई थी और जब ट्रेन चली तब वह धीर गति से चल रही गाड़ी के साथ साथ चलती कहने लगी, रॉबर्ट, मैं जानती हूँ तुमने आज मेरे लिए कितना बड़ा त्याग किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस त्याग की पावनता को सदा अक्षुण्ण रखोगे। जीवन भी कैसे अलौकिक आश्चर्यों से भरा है। जिस गृह के द्वार पर वह 2 दिन पूर्व आश्रय की भीख मांगने खड़ी थी, आज वह उसी गृह की स्वामिनी बनने पर भी उसी असहायता से कांप रही थी। अभी आप सुन रहे थे शिवानी जी द्वारा रचित उपन्यास सुरंगमा का भाग 1। इसके आगे की कहानी भी मैं जल्दी ही अपने चैनल पर अपलोड करूंगी। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सभी तक समय पर नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और हाँ, कमेंट में फीडबैक देना ना भूलें। आपसे जल्दी ही फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।